महासागर पृथ्वी की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं और इनकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह ब्लू प्लैनेट कहलाती है, क्योंकि महासागर इसकी पहचान है। सही मायनों में ये हमारे ग्रह के संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, जिनमें अनगिनत रहस्य और संभावनाएं छुपी हुई हैं। महासागर न सिर्फ जलवायु को नियंत्रित करते हैं, बल्कि मौसम के बदलाव, बारिश के चक्र और तापमान को भी संतुलित रखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। महासागर पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करते हैं। साथ ही ये जीवन की एक विशाल विविधता को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से ज्यादातर अभी भी अनडिस्कवर्ड है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव हैं जिनके बारे में विज्ञान को भी बहुत कम जानकारी है। महासागर भोजन, ऊर्जा और आजीविका के अनगिनत साधन प्रदान करते हैं। मछली पकड़ना, समुद्री ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। इसके अलावा महासागर कच्चा माल, खनिज और तेल जैसी बहुमूल्य चीजें भी प्रदान करते हैं, जिससे वे मानव जीवन और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से ही होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समुद्री संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और नीति निर्माण से गहराई से जुड़ा है। जैसे जैसे जमीन के संसाधन कम होते जा रहे हैं, दुनिया समाधान के लिए महासागरों की तरफ देख रही है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के दबाव में समुद्री संसाधनों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह वीडियो समुद्री संसाधनों के प्रकार, उनके महत्व और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की चुनौतियों का पता लगाएगा, जिसमें भारत पर खास ध्यान दिया जाएगा। अवसरों और जिम्मेदारियों दोनों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि हमारे महासागरों की रक्षा करना न सिर्फ आज, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्यों जरूरी है। समुद्री संसाधनों में समुद्र में पाए जाने वाले कोई भी प्राकृतिक पदार्थ, जीव या ऊर्जा के स्रोत शामिल होते हैं, जो मनुष्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। इनमें समुद्री जीव जंतु, पौधे, खनिज और ऊर्जा के विभिन्न रूप शामिल हैं। ये संसाधन न केवल हमारे भोजन, दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। समुद्री संसाधनों को उनकी प्रकृति और उपयोग के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी है जीवित संसाधन, जिनमें मछली, समुद्री शैवाल, झींगे, केकड़े और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। ये संसाधन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और मानव जीवन के लिए पोषण का मुख्य स्रोत भी हैं। दूसरी श्रेणी है गैर जीवित संसाधन, जिनमें समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले खनिज, तेल, गैस और अन्य रासायनिक तत्व शामिल हैं। ये संसाधन औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक हैं। तीसरी श्रेणी है ऊर्जा संसाधन, जैसे ज्वारीय, तरंग और तापीय ऊर्जा, जो समुद्र की प्राकृतिक गतिशीलता से प्राप्त होती है और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकती है। जीवित संसाधन न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए, बल्कि कोस्टल कम्युनिटीज की आजीविका के लिए भी बहुत जरूरी है। वहीं गैर जीवित संसाधन उद्योगों, निर्माण और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आजकल समुद्र से मिलने वाले ऊर्जा संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रही है। यह वर्गीकरण नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योगों को समुद्री संसाधनों के सस्टेनेबल उपयोग के लिए टारगेटेड स्ट्रैटेजीज विकसित करने में मदद करता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी हो सके। हर श्रेणी का मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, इकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट तक। इन अंतरों को समझना और उनका सम्मान करना समझदार और टिकाऊ समुद्री संसाधन मैनेजमेंट की नींव है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्र की संपदा सुरक्षित रह सके। जीवित समुद्री संसाधन, खासकर मत्स्य पालन, ग्लोबल न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड्स का एक कॉर्नरस्टोन है। भारत अपनी विशाल कोस्टलाइन के साथ दुनिया के टॉप फिश प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो लाखों नौकरियों को सपोर्ट करता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर का विस्तार हो रहा है। हालांकि ओवरफिशिंग और अवैध प्रथाएं
मछली के भंडार और समुद्री जैव विविधता को खतरा पैदा करती हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट जैसे साइंस बेस्ड कैच लिमिट्स और हैबिटेट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इन संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी निगरानी महत्वपूर्ण है। जिम्मेदार स्टीवर्डशिप भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ महासागरों और सुरक्षित लाइवलीहुड्स को सुनिश्चित करता है। महासागरों में इमेंस नॉन लिविंग वेल्थ है। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स पर तेल और गैस से लेकर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे गहरे समुद्र के खनिजों तक। इन नोड्यूल्स में आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी धातुएं होती हैं, जिससे गहरे समुद्र में खनन तेजी से आकर्षक होता जा रहा है। तटीय क्षेत्र नमक, जिप्सम और रेत और बजरी जैसे निर्माण सामग्री भी प्रदान करते हैं। इन संसाधनों को निकालने से तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा होती हैं, खासकर फ्रेजाइल डीप सी इकोसिस्टम्स में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय नियम इरिवर्सिबल डैमेज को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे जैसे जमीन के भंडार कम होते जा रहे हैं, सीबेड संसाधनों के लिए दौड़ तेज होती जा रही है। आर्थिक लाभ को इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के साथ संतुलित करने के लिए सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन बहुत जरूरी है। महासागर क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी, टाइडल, वेव और ओशन थर्मल एनर्जी के लिए विशाल क्षमता प्रदान करते हैं। पृथ्वी के सतह का लगभग 70% हिस्सा महासागर है और इन विशाल जलराशियों में छुपी ऊर्जा को हार्नेस करना हमारे ऊर्जा भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टाइडल एनर्जी अनुमानित पानी की गतिविधियों का उपयोग करती है, जबकि वेव एनर्जी सतह की गति का उपयोग करती है। दोनों आशाजनक हैं, लेकिन उन्हें और तकनीकी विकास की जरूरत है। इन तकनीकों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स और एडवांस्ड सेंसर्स की आवश्यकता होती है, ताकि हार्श समुद्री एनवायरनमेंट में भी ये एफिशिएंटली काम कर सकें। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक निरंतर बिजली के लिए ट्रॉपिकल वाटर्स में तापमान के अंतर का लाभ उठाता है। यह तकनीक दिन रात हर मौसम में बिजली दे सकती है, जिससे एनर्जी सप्लाई में स्थिरता आती है। भारत गुजरात और सुंदरबन में टाइडल और वेव एनर्जी की खोज कर रहा है और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन कोस्टल क्षेत्रों में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, जो क्लीन एनर्जी जनरेशन के लिए उपयुक्त हैं। ये इनोवेशन भारत के एनर्जी मिक्स में विविधता ला सकते हैं और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे न केवल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस घटेंगे, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। एक्वाकल्चर और डिसैलिनेशन के साथ समुद्री ऊर्जा को एकीकृत करने से कोस्टल कम्युनिटीज को क्लीन वाटर, जॉब्स और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स मिल सकते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिलते हैं। महासागर ऊर्जा का उपयोग एक सस्टेनेबल, लो कार्बन भविष्य की कुंजी है। अगर हम इन तकनीकों में निवेश करें और इनोवेशन को बढ़ावा दें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। महासागर राष्ट्रीय रणनीति और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय हैं, जो ब्लू इकोनॉमी की नींव बनाते हैं। भारत की सागर नीति भारतीय महासागर में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को जोड़ती है। 80% से ज्यादा वैश्विक व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, जिससे बंदरगाह और शिपिंग बहुत जरूरी संपत्ति बन जाते हैं। ब्लू इकोनॉमी फिशिंग से लेकर मरीन टेक्नोलॉजी तक सभी क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करती है। समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समुद्री संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मजबूत समुद्री क्षमताएं और स्पष्ट नीतियां जरूरी हैं। ब्लू इकोनॉमी में निवेश इनोवेशन, रेजिलियंस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देता है। महासागर प्रदूषण, ओवरफिशिंग और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। जमीन आधारित प्रदूषक औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट, सीवेज, डेड जोन्स बनाते हैं और समुद्री भोजन को दूषित करते हैं। तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवन और आवासों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन में प्रवेश करते हैं, जिनके स्वास्थ्य पर अज्ञात प्रभाव होते हैं। जलवायु परिवर्तन से कोरल ब्लीचिंग और ओशन एसिडिफिकेशन होता है, जिससे जैव विविधता और तटीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इन संकटों के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। बेहतर कचरा प्रबंधन, सख्त नियम और जलवायु शमन। सस्टेनेबिलिटी ऑप्शनल नहीं है, यह महासागर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। महासागर एक साझा वैश्विक कॉमन्स हैं,
जिनके प्रभावी प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS कानूनी ढांचा तय करता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स EEZs और समुद्री संसाधनों पर अधिकारों को परिभाषित करता है। EEZs से परे गहरे समुद्र तल को अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण द्वारा मानव जाति की सामान्य विरासत के रूप में प्रबंधित किया जाता है। UNCLOS राष्ट्रीय हितों को वैश्विक पहुंच और संरक्षण के साथ संतुलित करता है। चुनौतियां बनी हुई हैं। अवैध मछली पकड़ना, सीमा विवाद और गहरे समुद्र में खनन जैसी नई गतिविधियों को विनियमित करना। समुद्र के उपयोग के तेज होने के साथ साथ मजबूत एनफोर्समेंट और सहयोग की जरूरत है। सस्टेनेबल, शांतिपूर्ण और न्याय संगत समुद्री संसाधन उपयोग के लिए वैश्विक शासन बहुत जरूरी है। महासागर पृथ्वी का अंतिम संसाधन बैंक है, जो भोजन, ऊर्जा और जलवायु विनियमन के लिए बहुत जरूरी है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए इस विषय में महारत हासिल करने का मतलब है संसाधन के प्रकार, आर्थिक और रणनीतिक मूल्य, पर्यावरणीय खतरे और कानूनी ढांचे को समझना। अपने उत्तरों को समृद्ध करने के लिए डायग्राम्स और भारतीय उदाहरणों जैसे सागर या मुंबई हाई का उपयोग करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, जो उपयोग को संरक्षण के साथ संतुलित करता है। सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों को ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए और मजबूत महासागर शासन का समर्थन करना चाहिए। हमारा भविष्य महासागरों के केवल एक्सप्लॉइटर बनने के बजाय जिम्मेदार स्टीवर्ड बनने पर निर्भर करता है। ज्यादा इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और याद रखें, हमारे महासागरों की रक्षा करना एक साझा कर्तव्य है।